हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, और आप लोग कमेंट कर रहे थे सर डीडी फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, आज पहले पॉइंट को देख लेंगे जो कि दिखा यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म द फिलिंग डीडी फॉर्म। तो इसमें बताया गया कि ये जो डीडी फॉर्म है कौन भर सकता है, जिसके किसी फादर हैं जैसे डेथ हो गए। ठीक है, तो वो उनका लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म को ध्यान से पहले पढ़े और सभी पॉइंट को समझे, और उसे किसी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, जो ऑफिसर है उससे, जैसे तहसीलदार है, बीडीओ है, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर का ऑफिसर हैं, उनसे ये साइन करवाएं। ठीक है, अटेस्टेड करवाएं। ठीक है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है। दूसरे पॉइंट में है कि जो भी ये फॉर्म भर रहा है, जो सन है, डॉटर है, उसे नो एनओसी यानी एनओसी और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी नॉमिनी के रूप में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जैसे उनके मदर हैं, वो एनओसी देंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि हाँ, मैं इस बच्चे को अपने को नौकरी दिलवाने के लिए इच्छुक हूँ। मैं इस पे कोई आपत्ति नहीं है किसी को, इस बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उन लोगों को करना होगा। ठीक है, जैसे एनओसी और अंडरटेकिंग जो नॉमिनी द्वारा है उसके द्वारा होगा। ठीक है, जैसे उनकी मदर है, किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो मदर है। ठीक है, उनके दादा है, भाई है, तो वो लोग यहाँ पे ये चीज़ लिखा सकते हैं और गजेस्टेड ऑफिसर से क्लियर सील लगवा के साइन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है, जिस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन रखी गई है उसको आपको लिखना होगा। टेक्नीशियन अगर क्वालिफ़िकेशन है, सर्टिफिकेट आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लिखना होगा। जैसे एसकेटी के लिए क्या मांगा है, आईटीआई के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए क्या मांगा है। जैसे व्हीकल के लिए मांगा है 10th प्लस आईटीआई इन व्हीकल मैकेनिक। ऐसे आप लोगों को अपना क्वालिफ़िकेशन भरना है। ठीक है, जैसे पेंटर है तो 10th प्लस आईटीआई इन पेंटर। ठीक है, इस तरह से आपको अपना क्वालिफ़िकेशन भरना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में देख लें। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट मे प्लीज़ द नोट द एज ऑफ द योर सन शुड बी बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, या 8 स्टैंडर्ड पास्ट ओनली शुड बी बिटवीन 80 to 18 ईयर इफ़ द मैट्रिक पास। यदि जो उम्मीदवार है या जो कैंडिडेट फॉर्म फिल भर रहा है वो 8 पास है तो उसकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल। अगर वो 10th पास है तो उसकी एज होना चाहिए 18 से 30 साल तक। ठीक है, हाँ, और इसमें डेट को वो एप्लीकेशन को भर सकता है, इतना है उसके लिए एज का बताया गया है इसमें। और एजुकेशन को के सारी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं, सर्टिफिकेट हैं, उन्हें एकदम साफ और एकदम प्रॉपरली अटेस्टेड करवाएं। ठीक है, और अब 5 पॉइंट में देख लेंगे। अ ब्लैंक सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टीज हेल्ड एट इट इज एनक्लोज द अनकम्प्लीट प्लीज रिटर्न टू सेम आफ्टर गेटिंग सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार कलेक्टर अलॉन्ग विद द डीडी फॉर्म। एक ब्लैंक सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, मतलब एक ब्लैंक सर्टिफिकेट बनवाना है रिगार्डिंग किसके, अपनी प्रॉपर्टी के। ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित एक सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि तहसीलदार, कलेक्टर इन लोगों से साइन आपको करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म की, जो कि प्रोफॉर्मा दिया गया है एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसे आप लोगों को ध्यान से देखना है। और ये डाई वाइल इन द सर्विस से रिटायर्ड ऑन द इनवैलिड पर्सन के लिए, पेंशन के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं ए पॉइंट में क्या है। नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डिक्रीज्ड एंड रिटायर्ड ऑन द मेडिकल ग्राउंड। ठीक है, इसमें सर्विस, जैसे आपके पिताजी हैं सर्विस कर रहे थे, तो किस जगह सर्विस कर रहे थे। ठीक है, तो आपके पिताजी का नाम आएगा। ठीक है, या किस जगह से वो सर्विस कर रहे थे
और वहाँ पे आपके यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, जो डेथ हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं उनका नाम आएगा, ठीक है। बी पॉइंट में आएगा डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, किस पोस्ट पे थे, जैसे कि आपके पिताजी पेंटर थे या एसकेटी थी, एलडीसी थे, यूडीसी थे, किस पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, बीआरओ में, तो उनकी डेजिग्नेशन भरी जाएगी यहाँ पे बी पॉइंट में। सी पॉइंट में आप वेदर इज़ द ग्रुप डी और नॉट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पिताजी किस ग्रुप में थे, डी में, अगर डी में थे तो यस कर दें और नहीं थे तो नो कर दें। ये आपको पता चलेगा आपके पिताजी जिस यूनिट में या बीआरटी में काम कर रहे थे, बीआरटीएफ में, तो वहाँ से आपको एलडीसी या यूडीसी से पता चलेगा, वहाँ से आप पूछ के यहाँ आपको फिल करना है यस और नो में, ठीक है। फिर डी को पॉइंट में है डेट ऑफ डेथ, किस डेट में आपके पिताजी के डेथ हुआ है, रिटायरमेंट हुआ, किस मेडिकल ग्राउंड से थे, ठीक है। ई पॉइंट में देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, यहाँ पे आपके पिताजी ने कब ज्वाइन किया था और कब उनकी डेथ होगी, यानी कि कितनी सर्विस की आप लोग कैलकुलेट करके निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतना लिखने के बाद एफ पॉइंट में है टोटल लेंथ ऑफ सर्विस रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, और फिर कितना सर्विस किया है वो भर देंगे, और ई में है वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। इसमें आपके पिताजी परमानेंट थे या टेम्परेरी थे, यानी कि उन्होंने 2 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली तो वो परमानेंट हो गए थे, और टेम्परेरी अगर 2 साल से कम की जॉब थी उनकी और तब तक वो एक्सपायर हो गए थे तो वो टेम्परेरी थे, ठीक है। और फिर एच पॉइंट में देखेंगे वेदर बिलोंगिंग टू SC ST OBC, अगर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको कैटेगरी बनना होगा, ठीक है। सेकंड की बात करें तो नेम ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है, यहाँ पे नेम आएगा कैंडिडेट का जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट का नाम भरा जाएगा। फिर वी ही हिज हर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक, यहाँ फिर या वो लड़की हो सकता है या लड़का हो सकता है, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनसे क्या संबंध था वो रिलेशन भरा जाएगा। जैसे आपके पिताजी थे तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप सन लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर सी पॉइंट को बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखा है आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा कैंडिडेट का, ठीक है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ई पॉइंट में देखेंगे वेयर एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैज़ बीन द अपॉइंटेड ऑन द अ कंपोजिनेट ग्राउंड, ठीक है। अगर इसमें क्या है कि आपके फैमिली में कोई पहले से नौकरी कर रहा है, ठीक है, जिस पे आप लोग डिपेंड हो तो येस और नो में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो आप येस कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे जो कि थर्ड में है पर्टिकुलर ऑफ टोटल असेस्ड लेफ्ट इंक्लूड अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपको अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, ठीक है, जो कि जैसे कि फैमिली पेंशन कितना है आपका, आपको जो आपकी पर्सनल असिस्ट हैं, ठीक है, वो पूरा आपको ब्यौरा देना है। जैसा कि ए पॉइंट में फैमिली पेंशन कितना बनना है, DCR ग्रेजुटी कितनी है, यानी कि डैड कम ग्रेजुटी कितनी बन रही है वो आपको लिखना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस था वो कितना है आपका, ठीक है। और फिर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल और चल संपत्ति का ब्यौरा देना है कि आपके पास इतना वाहन है, ये संपत्ति मेरे पास है, ये गाड़ी है, ये कार है, ठीक है, इस तरह की संपत्ति है, वो दोनों का आपको ब्यौरा देना है। एफ पॉइंट में है आपका CGE इंश्योरेंस अमाउंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस अमाउंट अगर है आपका तो वो आप भर देंगे, ठीक है। इनकेसमेंट ऑफ लीव, ठीक है, अगर आपने जो आपकी छुट्टी होती है CGL है और CEL है उस छुट्टी का पैसा ले रखा है, यस और नो में आपको वो भरना है कितना, ठीक है। एनी अदर असेस्ट, अगर कोई और आपकी संपत्ति है तो वो भी आपको लिखना है, वो भी अमाउंट में लिखना है, ठीक है।
और ये आपको पूरा जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको एलडीसी या यूडीसी की हेल्प से भरना होगा, ठीक है। यानी कि उनसे पूछ के, आपके जहाँ आपके पापा सर्विस कर रहे थे, जिस जगह से उनकी डेथ हुई है, जिससे आप जिस भी कैंप से थे या बीआरटीएफ से बोलेंगे, तो वहाँ से आप कॉल करके उनसे जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब 4 पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द लाइबिलिटीज़ इफ़ एनी, ठीक है। डिटेल में बताना है कि पर्टिकुलर ऑफ द डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ सम आर एम्प्लॉयड दे आर द इनकम एंड वे आर द इन लिविंग, ठीक है। अगर आपके परिवार में पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका डाटा देना है। जो आप पर डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली में कौन डिपेंडेंट है, वो आपके यहाँ पे कैंडिडेट जितनी फैमिली में लोग हैं वो आप पर नाम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपकी फैमिली में डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ में रह रहे हैं या आप अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, उन लोगों कैंडिडेट के बारे में, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है उनके सभी के नाम और संबंध, एज, एड्रेस, ठीक है। ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि नेम में आपके सीरियल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, कितने कैंडिडेट आपकी फैमिली में हैं, और जो एक्सपायर हो गए हैं, जो सर्विस कर रहे थे, उनसे आपका क्या संबंध था, मतलब कितने लड़के हैं उनके, कितनी लड़कियां हैं फैमिली में, एज क्या है उनकी, एड्रेस मोस्टली सेम ही होगा क्योंकि एक ही फैमिली के मेम्बर अगर कहीं सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, जैसे शादी आदि हो जाती है, अलग रह रहे हैं, तो उनका भी और आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और नॉट इफ़ एम्प्लॉयड पर्टिकुलर ऑफ द एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयमेंट, यदि कोई जॉब कर रहा है तो उसका भी आपको यहाँ पे यस और नो में भरना पड़ेगा, ठीक है। अब डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में देख लेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आई हेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट द फैक्ट गिवन बाई द मी above और with the knowledge correct and if any of the fact herein mentioned are found to be correct, incorrect or false at the future date my service may be terminate। इसमें बताया गया है कि जो डिक्लेरेशन में है, इसमें बताया गया है जो भी ऊपर जो उक्त जानकारी दी गई है, मेरे द्वारा जो जानकारी भरी गई है, फिलअप की गई है, वो पूर्णतः सही है। अगर किसी तरह से गलती पाई जाती है, गलत भरी जाती है या गलत इंक्वायरी में गलत पाई जाती है तो फ्यूचर में मुझ पर कोई कार्रवाई और मुझे सर्विस से निकाला जा सकता है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें लिखा है और सेकंड पॉइंट में है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इस फैमिली का आप इस फैमिली की देखभाल करूँगा, जो मुझे जॉब मिल रही मैं इससे मुकरूँगा नहीं और इन लोगों को सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियल, कभी इन्हें निगलेक्ट नहीं करूँगा टर्म। तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, या मुझ पर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स आएगा, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, ठीक है, और श्री या लड़की या लड़का जो भी है, फैक्ट द मेंशन बाय हर, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनका नाम, एड्रेस, ठीक है। और आई हैव वेरीफाइड दैट फैक्ट मैंसन एबव वाई द कैंडिडेट आर करेक्ट, ठीक है। जो ऊपर की जानकारी भरी गई है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, जैसे तहसीलदार है, BDO है, ठीक है, इसमें मोस्टली तहसीलदार बोला तो आप लोग तहसीलदार से ही करवाएं, ठीक है। तो वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर उसके सामने ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो ये नाम वगैरह यहाँ पे दिख रहा है ये आपको भरना, वो खुद भरेगा यहाँ पे और साइन करेगा, ठीक है। आपको यहाँ केवल साइन करने होंगे और अपना नाम, एड्रेस भरना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना है साइन और नाम, एड्रेस, फिर गोल मोहर लगाएगा और सिग्नेचर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है, ये जो 4 पॉइंट है, ये टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस इन विच एम्प्लॉय इन द प्रपोज्ड, ठीक है। ये सारा जो भी है डेटा ये ऑफिस के द्वारा फिलअप किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, इसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी फिलअप करवाना है। वो क्या है, इस सर्टिफिकेट को कौन बनाएगा, जैसे आपके
फैमिली में 2 भाई हैं और आपके पिता एक्सपायर हो गए, आपकी मदर हैं, आपके दादाजी हैं, तो आपका एक भाई भी है, तो वो लोग कोई एक कैंडिडेट या मदर, दादाजी या भाई, ठीक है, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे इस भाई को या मेरे इस पुत्र को या मेरे इस लड़के को नौकरी दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पिताजी का जीएस नंबर आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, नेम आ जाएगा और किस डेट में उनकी डेथ हुई है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ जो कैंडिडेट नॉमिनी बनना है, नॉमिनेट है, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द नेक्स्ट इसकी नेम द रिलेशनशिप विद द डिग्री अबव द बोर्ड आउट पास, ठीक है। यहाँ पे उनके साइन आ जाएगा, ठीक है, जिनसे आपका जो आपको ये नॉमिनी कर रहे हैं, ठीक है, नॉमिनी बना रहे हैं कि इस बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल ये मेरी जीवन में हमको देखेगा, हम लोगों को सपोर्ट करेगा, उनके यहाँ पे साइन आ जाए, जैसे मदर हैं, दादा हैं, भाई है, ठीक है। अब अंडरटेकिंग बाय द नॉमिनी, यहाँ पे देख लेंगे आई जो कैंडिडेट यहाँ पे मतलब फॉर्म को फिल कर रहा है, या कि पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, तो उसका नाम आ जाएगा, आपके फादर का जीएस नंबर आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी और नेम ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, क्या आपका संबंध था उनका, और उनका नॉमिनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो 2 लोग आप लोगों के जो विटनेस होंगे उनके साइन हो जाएंगे, फुल नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा विटनेस के, ये उनकी मौजूदगी में होगा। और यहाँ पे आपके जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं उनकी सील आ जाएगी और मोहर आ जाएगी, उनके सामने ये सब कुछ भरना पड़ेगा, अंडरटेकिंग ऑफिस सर्टिफिकेट और एनओसी, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, जो आपके नॉमिनी बना रहे हैं आपको, जैसे आपकी मदर हैं, ठीक है, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा कि दिस इज़ द सर्टिफाइड दैट श्रीमती, उनका नाम आ जाएगा, इज़ द लीगल हेयर बाई लेट, जो स्वर्गीय है उनका जीएस नंबर आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और रेसिडेंस विलेज पोस्ट तहसील डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड, ठीक है, यहाँ सब कुछ आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ उनका फिर से जो एक्सपायर हो गए हैं उनका फिर से जीएस नंबर, ट्रेड, पोस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसमें थ्री पॉइंट में देख लेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे फिर आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको डिक्रीज और उनका यहाँ पे फिर ब्यौरा आपको भर सकते हैं, ठीक है, जो आप पीछे भर के आए थे वही ब्यौरा यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, उनका ब्यौरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 पॉइंट में क्या है, अगर आपके परिवार में कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके भी नाम आ सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली में पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, इसमें 5 पॉइंट में क्या है, द फैमिली हैज़ बीन लिविंग ऑन द मैनेज फैमिली पेंशन सेंशनाइड बाय द गवर्नमेंट इंडिया कंसर्ट दैट इन्वॉल्व द एक्स जीएस नंबर, यहाँ पे जीएस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना जो प्रॉपर्टी है, अचल चल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएस नंबर, ट्रेड और जो इनकम ऑफ सोर्स था फैमिली का, उनके ट्रेड सोर्स मतलब ट्रेड नेम, फॉर्म और ये सब कुछ भर देना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या आना, यहाँ पे अगर जब उनकी डेथ हुई थी तो उस समय आपके परिवार में 18 साल से बच्चा अगर कोई कम है और आप उसे जॉब दिलाना चाह रहे तो उसका नाम यहाँ पे फिल कितने 18 साल के बच्चे थे उनका नाम फिल हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे उनकी डेथ हो गई है तब कोई उनका बच्चा 18 साल से नीचे था तो उसका नाम यहाँ फिल कर देंगे आप, अगर 18 साल से नहीं थे तो आप लोग इसे छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कलेक्टर तहसीलदार विद द सील साइन कराना है,
गोल मोहर लगवानी है और वही यहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, अब देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सर्टिफिकेट बाई द साइंड बाई द तहसीलदार कलेक्टर एंड कंसेंट ऑफ द कंपोजिटेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सर्टिफाई दैट द श्री आपकी माता का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट दे रही है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि इस बच्चे को या आपके भाई हो सकते हैं कि मेरे इस भाई को नौकरी दी जा सकती है, आपकी बहन हो सकती है, तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। आपके पिताजी का जीएस नंबर, ट्रेड और नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेंगे ए पॉइंट में है बेसिक फैमिली पेंशन इंक्लूड डीए और अलाउंसेज, वो आपका अमाउंट आ जाएगा कितना आपको बेसिक पेंशन और डीए अलाउंसेज मिल रहा है। ठीक है, मंथली इनकम फ्रॉम अर्निंग मेंबर, अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर कमा रहा है या जॉब कर रहा है, उसकी भी कितनी मंथली इनकम है वो यहाँ पे आपको भर दी जाएगी। ठीक है, मंथली इनकम फ्रॉम द मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द लिस्ट मार्केट वैल्यू इन एज। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी मार्केट मतलब अचल संपत्ति है, यानी कि जिससे आपकी इनकम होती है, जैसे आपकी कोई या दुकान है जो भाड़े से चल रही है, तो आपकी उससे कितना इनकम होता है पर मंथ, वो आपको भरना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डी पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट, कि आपके परिवार में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जो कि उनके जो आपके पिताजी ख़त्म हो गए वो उन पर डिपेंडेंट थे, उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। ठीक है, ई पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर्स, अगर आपकी कितनी बहनों अनमैरिड है यानी कि शादी नहीं हुई है, तो वो भी आपको लिखना है। अगर शादी हो गई तो आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ माइनर चिल्ड्रेन, और कितने आपके 18 साल से छोटे बच्चे थे फैमिली में, वो भी आपको यहाँ पे नंबर्स में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार कलेक्टर विद द ऑफिस सील। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस की सील लगवाने हैं और सिग्नेचर करवाना है कलेक्टर से या तहसीलदार से। मोस्टली ज़्यादा अच्छा रहेगा तहसीलदार से आप लोग करवा लें। ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि जानकारी जितना बताया है करेक्ट जानकारी है, आप लोग फॉर्म अच्छे से भरें, ध्यानपूर्वक भरें। अगर आपको कोई जानकारी में डाउट होता है तो आप लोग फिर दोबारा से पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप फॉर्म को बहुत ही सावधानी से, अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देख के सावधानी से भरें, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे सभी लोगों की हेल्प हो सके। जय हिंद भाइयों।